हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज आपसे मैं बात करने वाला हूं हाइड्रोजन ट्रेन्स के बारे में। इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन्स किस तरीके से आ सकती हैं, क्यों इनका इंडिया में आने का एकदम रास्ता जो है क्लियर पड़ा हुआ है, बड़े आराम से इंडिया में एंटर हो सकती हैं। एंड मेरी प्रोबेबल एक्सपेक्टेशन ये है कि मतलब 2023 का जो बजट आने वाला है उसके अंदर इसको लेकर के कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिल सकती है। एंड मेरा ही नाम शुभम कुमार है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर मैं आपसे इंडियन रेलवेज के नेटवर्क को लेकर के बात करूं तो वो है लगभग 67,956 किलोमीटर का, ठीक है। और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हमारे पास है। जब इतना बड़ा रेल नेटवर्क होता है तो जाहिर सी बात है वो कार्बन एमिशन भी बहुत ज़्यादा करता है। कार्बन एमिशन से मतलब कि वातावरण के अंदर प्रदूषित गैसें छोड़ना, जिससे वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हिंदी में बात करूँ अगर मैं आपसे तो एकदम। और इसको रोकने के लिए रेलवे तरह तरह के उपाय जो है कर रहा है, जिसमें सबसे पहला उपाय है इलेक्ट्रिफिकेशन। एज ऑफ अप्रैल 2022 का ऑफिशियल डेटा, रेलवे ने अपना 80% नेटवर्क को जो है इलेक्ट्रीफाइड ऑलरेडी कर दिया है। काफ़ी हिस्सों पे वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। और इंडियन रेलवे के अंदर जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ है वो है डीजल लोकोमोटिव्स, जिसमें स्पेसिफिकली बात करूँ एल्को लोकोमोटिव्स की। उनको कंट्री से शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब उसको बांग्लादेश रेलवे या किसी अदर कंट्री की रेलवे को जो है, जो सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स लेती हैं, उनको जो है दिया जा रहा है कि भैया तुम अपने यहाँ चला लो, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग डीजल लोकोमोटिव के प्रेमी हो सकते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, बट फिलहाल उस चीज़ को साइड रखते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे डेटा शेयर कर रहा था कि 80% रास्ता जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। बट ये जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ना, इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है इसका हाई कैपिटल कॉस्ट। इसके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। किसी रूट को अगर आपको इलेक्ट्रीफाइड करना है तो उसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। एंड लॉन्ग टर्म उससे रिवेन्यू को देखते हुए, मतलब उससे जो आपको रिटर्न ऑफ इनकम खड़ी होगी उसको देखते हुए, ये सिर्फ हाई डेंसिटी रूट पर ही वायबल रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू आता हो। लो डेंसिटी रूट के ऊपर इनका जो है इतना मतलब नहीं है इनको रखने का। दूसरा है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक रूट को इलेक्ट्रीफाइड करना है तो भैया आज स्टार्ट करा कल परसों में इलेक्ट्रीफाइड हो गया। सालों लगते हैं एक रूट को इलेक्ट्रीफाइड होने में, 4-5 साल तक का टाइम लग जाता है आराम से एक रूट को इलेक्ट्रीफाइड करने में। तब का जाके वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाली गाड़ियाँ जो है दौड़ना स्टार्ट करती हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे बड़ा जो खतरा मंडराता है वो है पावर फेलियर का खतरा। मुझे आज भी याद है, क्लास 11th की बात है, 2013 की मैं क्लास 11th में था मैं तब। मतलब हमारी नॉर्थ साइड में दिल्ली के अंदर एक पावर फेलियर हुआ था और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था। सारी राजधानी वगैरह सब कुछ कैंसिल थी, जस्ट बिकॉज पावर ग्रिड फेल हो गई थी इंडिया की, दिल्ली के साइड की। एंड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पावर ही नहीं थी और उसके पास इतने लोकोमोटिव नहीं थे कि वो सारी राजधानी गैंग वगैरह को जो है बाहर निकाल सके। तो एक एक्सेप्शनल केसेस के अंदर एक ये चीज़ भी होती है कि पावर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब 80% इलेक्ट्रीफाइड रूट को अगर मैं आपसे कंसिडर करूं तो उसमें कुछ रूट ऐसा होने वाला है जिसको रेलवे इलेक्ट्रीफाइड नहीं करने वाला, जो कि लो डेंस रूट रहने वाला है, जिसमें रेलवे के पास ज़्यादा इनकम नहीं है। या मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं या उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है वो ऐसा समझ लो कि वो आ रहा है एक महीने का 1 लाख रुपये, ठीक है। तो ऐसी जगह पे मैं 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता आने वाले 10 साल के लिए या 20 साल या 100 सालों के लिए, समझ लो मैं 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो वहाँ पे सेंस नहीं बनाती। तो ऐसी जगहों पे इंडियन रेलवेज पॉसिबल है कि हाइड्रोजन ट्रेन्स लेकर के आएगा। एक तो लो डेंसिटी वाले रूट पे लेकर के आएगा और एक ला सकता है वो आपकी जितनी भी हिल रेलवेज़ हैं, ठीक है, जैसे कि कालका शिमला रेलवे हो गई, मेट्रोपलियाम वाली रेलवे हो गई, दार्जिलिंग वाली रेलवे हो गई। यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन्स लेकर के आ सकता है। अब डीजल लोकोमोटिव की तरह ही इन हाइड्रोजन ट्रेन्स के अंदर आपको हाइड्रोजन भरनी होती है और डीजल लोकोमोटिव की तरह ये धुआं नहीं छोड़ते। ये ट्रेनें बदले में छोड़ती हैं तो स्टीम छोड़ती हैं या कंडेंस वाटर निकालती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन लेकर के चलती हैं, आराम से इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं उस हाइड्रोजन से। वो इलेक्ट्रिसिटी शिफ्ट करती है, वो अपनी इलेक्ट्रिक जो ट्रैक्शन मोटर है उसको शिफ्ट करती है और वो जो है आगे चलती है। अब वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि इसका इंडिया में आने का रास्ता किस तरीके से साफ है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, एक लोकोमोटिव के बारे में आपको अच्छे से पता होगा जो कि है WAG-12, ठीक है। शक्तिमान के नाम से भैया जी बहुत फेमस है और बड़ा फेमस है गाड़ियों को तेज़ लेकर के भागने में, डबल स्टैक लेकर के भागने में, ठीक है। इनको बनाने वाली जो कंपनी है वो है एल्स्टॉम, और एल्स्टॉम ही वो कंपनी है जिसने वर्ल्ड में सबसे पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन्स बनाई है। और इसके जो वर्ल्ड में जो हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं उसका नाम है कोराल्डिया आइलैंड।
एंड इनका डिज़ाइन या इनका काम करने का तरीका इतना एफिशिएंट है कि इन्होंने 2018 में जर्मनी में इसके कमर्शियल ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। तो अब कल को सोचो अगर इंडिया में कल को रेल बजट में अनाउंसमेंट होती है और उसके बाद टेंडर रिलीज़ होते हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के, तो कौन टेंडर डालेगा? एल्स्टॉम डालेगा। और रेलवेज अगर एल्स्टॉम को एक काम देता है आगे जा कर के इस हाइड्रोजन ट्रेन्स को लेकर के, विच मेक सेंस। क्यों? क्योंकि एल्स्टॉम के पास ऑलरेडी इंडिया में एक सेटअप है, बिहार में माधेपुरा में उसकी एक लोकोमोटिव फैक्ट्री है पूरी, जहाँ पर WG12 की प्रोडक्शन कर रहा है। और वो इतना प्रोमिनेंट एंड एफिशिएंट है अपने काम में कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में एक छोटा सा एरिया बिल्टअप करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जहाँ पे वो हाइड्रोजन ट्रेन्स को असेंबल कर सकता है या उनका TOT या टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र जो है कर सकता है, इंडिया में उनको बना सकता है। तो मैं नहीं मानता कि उसको ज़्यादा वक्त लगेगा, और सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी है जिससे मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन्स आना क्लियर पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ एल्स्टॉम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, मेरी एक्सपेक्टेशन है इन ट्रेनों के आने को लेकर के, जो कि हिल रेलवेज़ वगैरह में आ सकती हैं, लो डेंसिटी वाले रूट के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जितने भी एरियाज़ हैं उन सब जगहों पर रेलवेज़ इलेक्ट्रिफिकेशन लेकर आ चुका है या फिर उसने ऑलरेडी खंभे लगा दिए, काम चल रहा है। लो डेंसिटी वाले रूट से मेरा मतलब है जैसे कि बीकानेर है, बीकानेर तक डेंसिटी रूट है, बीकानेर के अगर आप आगे जाओगे तो वो थोड़ा सा लो डेंसिटी रूट बन जाता है। जोधपुर है, जोधपुर तक डेंसिटी रूट के अंदर कवर हो गया, लेकिन जोधपुर से अगर आप आगे जाओगे तो वो लो डेंसिटी रूट के अंदर कवर हो जाएगा। इस टाइप से आप समझो, जहाँ पे पैसेंजर कम ट्रैवल कर रहे हैं वो लो डेंसिटी रूट है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, एंड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, एंड आप अपना क्या इनपुट्स ऐड करना चाहते हैं ये भी ज़रूर से बताना। हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती हैं ये पूरा डिस्कशन हम किसी और वीडियो के अंदर रखेंगे, बाकी इसमें क्या और ऐड हो सकता है और क्या आप सोचते हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताना, प्लीज़ वहाँ पे जो है बातचीत करेंगे बढ़िया सी, एंड इस कम्युनिटी को इस तरह से बढ़ा के रखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखिए तो बस नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन दिया होगा, उसको जरूर ठोक के जरूर निकलना अगर नहीं ठोक रखा है तो, ठीक है। बाय।